तो आप होस्ट हैं, तो now just you can share your PPT. Yes, you are the host now. Now just go ahead. प्रभाव just go ahead. रिजमन इसे कॉल कर देना। सर वो कनेक्ट कर रही है। ओके, तो और कोई है जो देना चाहता है प्रेजेंटेशन, जिसका नेट से अभी सही चल रहा हो? बिकॉज टाइम बहुत लग जाएगा और हो नहीं पाएगा। मतलब अच्छा ना आप लोग मुझे शेयर करते हैं, उससे क्या होगा कि मैं यहाँ से मूव करता रहूंगा और आप लोग सिर्फ इसको प्रेजेंटेशन देते जाएं। रोशन, 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 आज तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। सर वो 1 मिनट आपकी तरफ से हम वो होस्ट किए दे रहे हैं। हाँ हाँ है ना? ठीक है। नहीं, अगर तो पीपीटी शेयर करने में नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क की ज्यादा डिमांड है, तो मैं मुझे दीजिएगा, मैं शेयर कर दिया करूंगा, आपको सिर्फ बोलना जैसे बोलना रहेगा। तो राघवेंद्र यादव, राघवेंद्र, यस सर। नाउ यू आर रेडी? आपका पीपीटी तैयार है, प्रेजेंटेशन? जी सर। दीजिएगा, ठीक है? जी सर। ओके, जस्ट वेट। राघवेंद्र को होस्ट कैसे बना? जस्ट वेट। Yes, Raghavendra, you are the host now. You can just go ahead. Raghavendra? यस सर, कर रहा हूँ। Yes, but हाँ, सर माय प्रेजेंटेशन इज अबाउट data life yes, cycle. yes, it is visible. Okay, just go ahead. Data life cycle is a cycle that shows the flow of data throughout its life cycle from initial creation to destruction. सर ये एक ऐसी लाइफ साइकिल होती है जो सर डेटा के फ्लो को दिखाती है उसके क्रिएशन से डिस्ट्रक्शन के बीच में। So next is stages of DLC. First is creation. We can it is the first phase. Data is created in 3 ways. Data is acquired from outside the organization, manual entry of data within the organization, obtaining data from various processes going on the organization. So we can create a data with 3 points. सर डेटा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी ले सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनुअल एंट्री से भी डेटा बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस प्रोसेस चलती हैं उसके थ्रू भी सर डेटा हम बना सकते हैं सर। Next is storage. Once we created, data needs to be stored securely with a storage backup and recovery process. सर एक बार डेटा बन जाने के बाद उसे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप देना पड़ता है उसको स्टोर करने के लिए, जिससे हमें कभी इन फ्यूचर डेटा की जरूरत हो तो हम उसको आसानी से रिकवर कर सकें। सर यूसेज होते हैं, डेटा इज यूज्ड टू सपोर्ट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेटा कैन बी व्यूड, प्रोसेस, मॉडिफाइड एंड सेव। इन यूसेज सर हम डेटा को सर देख भी सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फिर दोबारा उसे हम लोग सेव भी कर सकते हैं। Okay. नेक्स्ट सर आर्काइवल डेटा
archival is a copying of data to an environment where it is stored in case it is needed again. सर डेटा archival होता है जो डेटा हमने बनाया उसको ऐसे environment में सेव करें कि in case अगर फ्यूचर में हमें जरूरत हो तो दोबारा उसको हम वहां से उठा सकें. Destruction, sir, data destruction or purging is removal of every copy of data item from an organization. The challenge of this phase of the life cycle is to ensure that the data has been properly destroyed. Sir, in destruction, sir, हम डेटा को जो हमने बनाया उसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की सर ये मतलब जरूरत होती है पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दे और उसको इंश्योर करे ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और पर्ज हो चुका है या नहीं. So next is aspects of data security. Sir, in aspects of data security, first phase is architecture. Organization should know to understand potential gap in security coverage, what they are responsible for, and how to secure weak points in cloud computing. Sir, इसमें एक architecture organization तैयार करती है जिसमें वो देखती है कि हमने जो security दी है वो सही है और क्या उसमें कमियां हैं जो cloud computing हमने दी. अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सर इशू को सर देख के बाद में उसको सही करना होता है. सर वो आर्किटेक्चर इसमें तैयार होता है. और कंपाइलेंस में सर इट इज नीडेड टू कंप्लाई with the rules and regulation of the different countries and government. Many countries are imposing data privacy regulation and imposing fines on companies that do not adequately protect user data. सर कंपाइलेंस में होता है कि जो भी हमने डेटा चाहे सॉफ्टवेयर जो बनाया है सर उसके अंदर जिस भी कंट्री में हमें उसे लॉन्च करना है उस कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन जो भी है उसको हम सही तरीके से उसमें इम्पोज करें. अगर सर ऐसा नहीं करते हैं तो वो कंट्री हमारी कंपनी को बैन भी कर सकती है या फाइन भी हमारे पे लगा सकती है. Sir, analyzing organization should continuously analyze and review their compliance. Sir, analyzing में होता है जो हमने कंपाइल किया है उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहें कि जो कंट्री है वो सर कोई नई अपडेट तो नहीं दिया है जिसको हम अपने उसमें लगा सकते हैं. Next, sir, monitoring. A network performance management NPM tool spots issue affecting the network such as traffic, blocknet and suspicious activity and alert IT professional of the issue. सर ये एक ऐसा टूल होता है जो मॉनिटरिंग में सर एक ऐसा एनपीएम यूज किया जाता है जो एक ऐसा टूल होता है जो हमारे नेटवर्क में कोई भी इशू आता है ट्रैफिक का चाहे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उसको नजर आती है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आईटी प्रोफेशनल को वो अलर्ट कर देता है जिसपे वो लोग फिर उस पर काम करके उस चीज को सही करते हैं. सर ऑथेंटिकेशन. एंटरप्राइजेस शुड इंप्लीमेंट सेंट्रलाइज्ड लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम, इंक्रिप्शन एंड टू स्टेप ऑथेंटिकेशन. सर इसमें ये होता है कि सेंट्रलाइज्ड लॉगिन सिस्टम सर इसमें हर एम्प्लॉय का अपना अलग अलग एक लॉगिन आईडी होता है जो उसके वजह से सर इसमें जो सिक्योरिटी है सर वो थोड़ी बढ़ जाती है. सर नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी मिटिगेशन. सर डेटा सिक्योरिटी मिटिगेशन का ओवरव्यू. डेटा सिक्योरिटी मिटिगेशन refers the process of reducing probability of risk associated with cloud computing. It is done by making security measures strong and less breachable. सर ये एक ऐसा प्रोसेस होती है जो हमारे डेटा के अंदर चाहे जो भी हमने सर डेटा दिया उसके अंदर कोई जो रिस्क होते हैं रिस्क होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको देख के और उसको सही करता है और सिक्योरिटी को बढ़ाता है उसको लेस ब्रीचेबल बनाता है जिससे बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति उसके अंदर ना सर घुस पाए. ठीक. Data security mitigation steps. Data protected by firewalls. It is secured without encryption. Two-factor authentication such as OTPs, PIN generation gives an extra layer to data security. Elimination of using shared account with co-workers, employees can increase data security. सर इसका स्टेप्स फर्स्ट स्टेप होता है सर अगर फायरवॉल से डेटा जो हमारी सिस्टम का जो फायरवॉल अगर मजबूत है तो सर इसमें हमको इंक्रिप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. और यदि सर इसमें अगर हम लोग इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दें जैसे सर एक ऑथेंटिकेशन लगी है उसमें ओटीपी पिन की अगर हम और सिक्योरिटी लगा दे सर वो और ज्यादा सिक्योर हो जाता है. और सर एलिमिनेशन इसमें थर्ड पॉइंट ये होता है सर कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक ही सर्वर पे सर काम कर रहे हैं तो उसका अगर सबको अलग अलग दे दिया जाए सर वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड तो उसमें सर जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है सर. थैंक यू सर. ओके, नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी कोई कंफ्यूजन है? राघवेंद्र मुझे हाउस बना दिए पहले. डोंट स्टॉप. हाँ मुझे पहले हाउस बना दीजिए. यस ओके सर. किसी कोई डाउट है? नहीं सर. अर्पित सिंह. ओके राघवेंद्र, आई हैव वन डाउट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्टेप ऑथेंटिकेशन? सर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन सर वो होती है जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी सर उसमें लगी है और जैसे कोई भी चीज पेमेंट जब हम करते हैं सर तो उसमें
जो हम लोग सर, एक ओटीपी का ऑप्शन आता है, एक आता है पिन जनरेशन का सर। उसमें ये हो जाता है कि हमारी जो ओटीपी सर वन टाइम पासवर्ड होता है, अगर उसको हम लगा देते हैं तो उससे ये होता है सर कोई और हमारी उस वो सर लॉगिन भी है, और वो एक और हमने उसमें वो दे दिया जिससे हमारी सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। ओके। और क्या क्या सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है? क्या सर? कॉन्फिडेंशियलिटी की मीनिंग क्या है? किसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, मीनिंग? कॉन्फिडेंशियलिटी, सर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियलिटी की मतलब, हाँ जो आपने बताया था ना अभी, इसका मतलब क्या है? कैसे अचीव करेंगे वो? सर वो डेटा सर जो ऑर्गेनाइजेशन के सर थोड़े लोगों तक ही सीमित होगी, ज्यादा लोग उसको ना एक्सेस कर पाए सर। तो जो भाई लोग आपका के तो पास क्लाउड वो पे थोड़े लोग सब चीजें, आपकी सारी चीजें तो क्लाउड पे एक्सेस है ना बेटे? सर आपकी सारी चीजें तो क्लाउड पे एक्सेस है, तो क्लाउड पे तो ओपन है। आप जी सर। जीमेल यूज कर रहे हैं तो, या आप जी कुछ सर। भी चीजें यूज कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो तो पब्लिक पे है, अवेलेबल है। तो वहां पे सर पब्लिक पे कॉन्फिडेंशियल, अगर से आप अपने घर पे है तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं, बट आपको मार्केट जाना है, मार्केट सामान लाना है, आपको जॉब भी करनी है, तो फिर वहां पे कैसे मेंटेन करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी? ये बताइए, ये कहने मेरा क्वेश्चन। सर सर उसमें ये होता है कि सर हर एक इंडिविजुअल यूजर की सर अपनी एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है सर, जो उसी तक सीमित होता है। तो सर अगर वो दूसरे को नहीं पता लगेगा तो दूसरा कोई उसको नहीं देख पाएगा। तो मतलब ये है कि बगैर यूजर आईडी पासवर्ड के हैकिंग पॉसिबल नहीं है, ये आप कह रहे हैं? सर मान लीजिए पॉसिबल उसने है, मान लेकिन लीजिए सर अच्छा मान लीजिए उसने नहीं, मान लीजिए उसने हैक कर लिया आपका अकाउंट आईडी पासवर्ड, फिर क्या होगा? या मान लीजिए कोई, आपने कोई जी मैसेज सर। भेजा और वो ट्रैफिक मतलब ऑनलाइन जा रहा है मैसेज डेटा पे कहीं भी, और किसी ने बीच में उसको जो जी है सर। उस मैसेज को पकड़ लिया या हैक कर लिया उस मैसेज को, तो अब क्या होगा? अब आपने जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजा था वो रीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? कर लेगा, कर लेगा ना? तो जी इंक्रिप्शन, सर। the encryption is a technique that is used to ensure confidentiality. ओके, ओके। ठीक है। ओके सर। तो अब अगर से आपने मैसेज को ओके सर। इनक्रिप्ट करके भेजा हुआ है, आपने मान ली किसी को आपने भेजा, वो मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पे ही भेजा, अब जी मैसेज सर। को आपने इनक्रिप्ट किया हुआ है, एक अलग से कोड फॉर्म में लिखा हुआ है मैसेज, और वो कोड उसको ही पता है डिकोड करना, तो कोई अगर से पढ़ भी लेता है तो उसको क्या समझ आएगा क्या लिखा हुआ? उसको बहुत टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, डिकोड करना पड़ेगा। जी ठीक है, सर। तो इंक्रिप्शन करके आप जी इसको सर। कर सकते हैं इस तरह का। सो ओके, थैंक यू सो मच राघवेंद्र। इस तरह की पीपीटी के तैयार करने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि थोड़ा सा आप लोग बोल्डली प्रेजेंट करें। अभी चूंकि ऑनलाइन दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब क्लास में देने आएंगे आप, लास्ट ईयर मैंने लिया था एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो जी सर। क्लास वगैरह में वो थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा माहौल रहता है, थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में। अभी तो ऑनलाइन है, बैठे हुए हैं, तो सबका चेहरा दिखता नहीं है आपको, तो ठीक है। और प्रेजेंटेशन आप अच्छा बनाया था, और थोड़ा सा इसको और एक तरीके से फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर बना दिया आपने, कुछ टेबल लेके आपने कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जैसे आपने प्राइवेसी बताया, तो वाई वी नीड सिक्योरिटी, है ना? तो सिक्योरिटी कहीं कहीं ना कहीं, कभी न कभी लिंक्डइन जैसे है उसकी भी सिक्योरिटी कभी बीच हुई थी, आपका फेसबुक है वो भी कभी कभी डाउन हुआ था, तो वो सब हिस्टोरिकल डेटा आप दे सकते हैं टेबल बना के कि ओके 1969 सर। लिंक्डइन फेसबुक हुआ, या लिंक्डइन में इस ईयर में फॉर 10 मिनट्स के लिए शट डाउन हो, या डाउन हो गया था वो पूरा पूरा उनका नेटवर्क, तो ये इश्यू आ गए थे। तो किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए पहले इशू की व्हाई वी नीड दिस, ठीक है, जैसे मैंने कहा तो आपको डेटा मिटिगेशन के बारे में आपको देना है, या इसके बारे में, तो व्हाई वी नीड दिस पहले उसको वो बताइए कि हमको क्यों इसकी जरूरत है। कोई भी टॉपिक होता है, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे आइए, तो एक दो पीपीटी, एक पीपीटी तो उसको होनी चाहिए कि व्हाई वी नीड दिस, आपको जो क्वेश्चन है, आपको जो टॉपिक है, उस टॉपिक की क्या जरूरत है, ठीक है बेटे। ओके सर। और लास्ट टॉपिक, आप लास्ट साइड होनी चाहिए रेफरेंस, आपने रेफरेंस नहीं ऐड किया था शायद, नहीं ऐड किया था ना नहीं सर। रेफरेंस? सर नहीं ऐड किया है। हाँ, तो रेफरेंस भी ऐड किया कीजिए, बिकॉज ओके आपने सर। ये पॉइंट से कहीं ना कहीं से उठाए होंगे, जहाँ जहाँ आपका जी आपकी लैंग्वेज है वहां देने की जरूरत नहीं है, जहाँ आप
फिगर आपने बनाया समझ के, मान लीजिए आपने फिगर बनाया सिक्योरिटी का, तो आपने अपने हिसाब से यूजर बनाए, नेटवर्क का अलग से आपने फिगर दे दिए और उस फिगर को आपने खुद ड्रा किया तो वो आपका फिगर है, तो नो नीड टू मेंशन एनी रेफरेंस। बट आपने कहीं से फिगर लिया, कहीं से डेटा लिया, तो उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ओके कभी सर। भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाइए, चाहे एमएस वर्ड में या पीपीटी में या किसी में भी डॉक्यूमेंट बनाइए, तो लास्ट पेज पे रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके सर। ओके, यस। सो रबाब, नाउ यू आर रेडी? रबाब, सर उसकी जगह हम होस्ट करे दे रहे हैं, हाँ नहीं तो आप बोले कौन? रबाब ही बोलेंगे। ओके ओके, रबाब से पहले कंफर्मेशन ले लीजिए, तैयार है? उनका आवाज जा भी रही है, नहीं जा रही? मैं आपको हाउस बना रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। Now you can share your PPT and ask Rabab to present it. हेलो सर। Yes. सर ये जिस पे मेरी पिक नहीं लगी है वो वाली होस्ट कीजिए, वो वाले मोबाइल से चला रहे हैं। अच्छा रुकिए, हम ही आप होस्ट के ले रहे हैं। कर लीजिए ना, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर। यस रिजमन, आवाज आ रही है हमारी? I'm audible? जी सर। Yes. Okay, Rabab, just go ahead. वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है, अच्छा ले आओ। Good morning, everyone. Myself Shabab Fatma, and my topic is what is virtualization in cloud computing. Next, virtualization in cloud computing is the creation of a virtual rather than actual version of something, such as servers, a desktop, and a storage device, or an operating system or network resources. Here, virtual means being almost or nearly something. Now, role of virtualization. Virtualization plays a very important role in cloud computing. It allows multiple operating systems and applications to run on the same server at the same time, which results in lower cost and increases efficiency of a company's existing hardware. Now, types of virtualization. Here I've mentioned 4 types of virtualization. First is desktop virtualization. Second is application virtualization. And third is network virtualization. And fourth is storage virtualization. So now we will see in brief what are these type of virtualization. Next. First is desktop virtualization. Technology that lets users simulate a workstation load to access a desktop from a connected device. Here, simulate means to give or assume, and workstation is a special computer designed for technical application, and it is of three types: virtual desktop infrastructure, secondly, remote desktop services, and thirdly, desktop as a services. Second is application virtualization, and application virtualization is a technology that allows users to access and use an application from a separate computer than the one on which the application is installed. And here access means simply being able to get to what we need. And third one is network application. In computing, network virtualization is the process of combining hardware and software network resources
and network functionality into a single software-based simulation entity, a virtual network. Physical storage devices like SD cards. And fourth one is storage virtualization. Storage virtualization is the process of grouping the physical storage from network storage devices so that it looks like a single storage devices. And here physical storage devices like SD cards. An example of these storage virtualization are logical unit number, and logical volume. And types are, these are described in further in 4 types: block virtualization, disk virtualization, and tape virtualization, and file virtualization. Next. Next is about virtual machine. What is virtual machine? Virtual machine is an application environment that is installed on the software, which is installed on our software, and virtual machine acts like an actual computer. In simple words, we can say that that is like creating a computer within an already existing computer. And a software layer called a hypervisor is used for decoupling the virtual machine in cloud computing. Decoupling here means a state in which 2 or more systems are connected without being directly connected. Next. Next is types of virtual machines. These are described in 2 types. First is system virtual machine, and secondly process virtual machine. System virtual machine is also known as hardware virtual machine, and it provides a computer system platform environment which supports the execution of a complete operating system. And process virtual machine, also known as application virtual machine, which provides a platform independent programming environment that abstracts away details of the underlying hardware or operating system from software. Examples of hardware virtual machines are Zen VirtualBox, and application virtual machine are Java Virtual Machine and Net Framework. Next. Next is popular virtual machine. First is firmware workstations, and it is the first product ever released by the software company, and it enables user to create and run directly a single window or laptop of a virtual machine. And second is XCN. It is a type 1 hypervisor which provides services that allows multiple computer operating systems to execute on the same computer. And third one is VirtualBox. VirtualBox is open software for virtualizing, and it supports Windows, Linux, and fourth one is Citrix, and then fifth one is KVM, and KVM stands for kernel-based virtual machines. Next. Properties of virtual machines. First one is end-to-end isolation. In end-to-end isolation, it allows a computer fault and security isolation at the hardware level. Hardware independence, secondly, it provides a prevention or migration to any virtual machine or any physical server. Third one is quick partitioning, and in this, it quickly runs multiple operating system on one physical machine. Fourth one is enables encapsulation. It easily saves the entire state of a virtual machine to files. Next. And lastly, I would like to end up with conclusion. Creating a virtual machine over existing operating system and hardware is known as hardware virtualization, and hardware virtualization provides an environment that is logically separated from the underlying hardware. The machine on which the virtual machine is created and the machine on which our virtual machine is created, it is known as a host machine,
And virtual machine is referred as, means it is referred as a guest machine, and this virtual machine is managed by a software which is known as hypervisor. Thank you, sir. थैंक यू सो मच रबाब, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने. आपने भी शायद रेफरेंस पेज मिस कर दिया ना, रेफरेंस देना. Yes, sir. तो रेफरेंस जरूर दिया कीजिए. और बहुत ही अच्छा Okay, sir. प्रेजेंटेशन. एक चीज, अच्छा किसी कुछ पूछना, कोई डाउट है किसी को बेटे? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट, बताइए. ओके रबाब, आई हैव वन क्वेश्चन. रबाब Yes, sir. बेटे ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि वर्चुअल मशीन्स आर मैनेज्ड बाय सॉफ्टवेयर ना, ये तो बोला आपने, लिखा था लास्ट में रबाब. Yes, sir. रबाब, तो कौन Yes. सा सॉफ्टवेयर नाम बता सकते हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर है जो उसको मैनेज करते हैं, कुछ ऐसा क्या है? सॉफ्टवेयर सभी होते हैं, कोई कोई नाम जिसको मैनेज करता हो, या कुछ ऐसा एग्जांपल है आपके पास कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेजेस वर्चुअल मशीन? ओके, एनीवन एल्स? अली जमान, यस सर. बताएं बेटे कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल मशीन को मैनेज करता है, कोई एग्जांपल? सर ये तो नहीं पता, हाँ, लेकिन ये है कि वर्चुअल मशीन हम लोग जब जावा वा यूज करते हैं तो उसमें वर्चुअल मशीन यूज किया जाता है, जो मतलब एक सॉफ्टवेयर है, वो हम लोग को ऐसा रिप्रेजेंट कराता है कि वो एक हार्डवेयर मशीन है. लेकिन सर वर्चुअल इसके मशीन, बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है हम लोग को. अभी तो एग्जांपल दिया ना, ज़ेन, केवीएम, हाइपरवाइजर, क्या है? वही सॉफ्टवेयर है और क्या है? हाँ, ये सब तो ठीक है सर, यही यही वर्चुअल मशीन है. भाई हाइपरवाइजर के साथ के हेल्प से तो आप करते हैं, तो वही तो सॉफ्टवेयर हुआ, और क्या हुआ? क्यों रबाब, आपको तो लिखा भी था वर्चुअल बॉक्स, ज़ेन, केवीएम. रबाब, Yes, sir. रबाब, तो यही तो एग्जांपल है ना उसका वर्चुअल. भाई आप वर्चुअल मशीन को मैनेज करेंगे तो ये हाइपरवाइजर के थ्रू तो करेंगे. तो हाइपरवाइजर क्या है आपका? ज़ेन है, एक्ससीएम, केवीएम है, वर्चुअल बॉक्स है, सारी चीजें हैं. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच राघवेंद्र, रबाब एंड ऑल ऑफ यू. कल जो है मंडे में बाकी जो लोग जिन्हों को मैंने दिया था वो अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखेंगे, तो मंडे में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे. एंड कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा आप. ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे फौरन बताइए. ओके, थैंक यू सो मच.